Sanju Mishra in Accountancy Fever channel. Now we are going to study about nature of management. What is nature of management? We study about nature. Okay. There are three types of nature of management. First thing is management is science. Second one is management as art, and third one is management as profession. There are three types of nature of management. Nature defined into three types. First is management is known as science, management is known as art, and management known as profession. Now we study particularly about science. Management is science. What is science? पहले तो हम ये देखते हैं कि साइंस क्या होता है. साइंस provides rules, regulations, theories, concepts, principles, and according to these concepts and principles we apply on any work. मैनेजमेंट को साइंस क्यों माना गया है? क्योंकि हमारे हेनरी फ्योल जी ने, हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर जी ने, जिन लोगों ने मैनेजमेंट के बारे में एक अच्छा लेक्चर, एक अच्छा उन्होंने बुक स्टडी किया, बुक रिकॉर्ड किया, बुक मेंटेन किया, उन्होंने पूरी मैनेजमेंट के बारे में अपनी एक स्पेशली थ्योरी दिया. और उस थ्योरी को उन्होंने कहां से प्रोवाइड किया? उन्होंने साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं, जो रिजल्ट उनको मिले, उन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और कॉन्सेप्ट पे काम करने के बाद ही जो रिजल्ट उन्हें मिला, उस रिजल्ट के आधार पे ही उन्होंने मैनेजमेंट के एक्टिविटीज को उन्होंने कंटिन्यू कराया. करना क्या है? तो मैनेजमेंट को साइंस माना गया है. तो साइंस के रूप में अगर देखा जाए तो क्यों साइंस है? बिकॉज साइंस प्रोवाइड थ्योरी, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स. सेकेंड पॉइंट इज साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन. हमें क्या होता है मैनेजमेंट में? क्या होता है? पहले तो हम थ्योरी, प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट का आइडिया बनता है कि किस थ्योरी के आधार पे, किस कॉन्सेप्ट के आधार पर, किस कॉन्सेप्ट के आधार पर, प्रिंसिपल के आधार पे हम कोई भी डिसीजन लेने जाते हैं, कोई भी एक्टिविटी करने जाते हैं. ये इंपॉर्टेंट है. हम कोई भी काम करने जाते हैं तो उसके पीछे कोई तो एक कॉन्सेप्ट, कोई पूछता है आप कैसे कर सकते हो कि आप ये काम करने जा रहे हो, आप कर लोगे. इसके पीछे कभी आपने तो हाँ, मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कई सारे लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है. उस एक्सपेरिमेंट, उस रिजल्ट के बेस पे मैं कह सकता हूं कि मैं ये गोल अचीव कर सकता हूं, कर लूंगा, मैं इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे काम करूंगा. यानी साइंस क्या करता है? साइंस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. साइंस वो टेक्निक्स प्रोवाइड करता है और वो सारे टेक्निक्स हम यहाँ पे मैनेजमेंट में के लिए भी अप्लाई करते हैं. तो मैनेजमेंट को साइंस क्यों माना गया? क्योंकि मैनेजमेंट थ्योरी प्रोवाइड करता है, प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है एंड कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है. सेकेंड इज साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन. साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन यानी यहाँ पे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, उन सारी एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट आते हैं, उन रिजल्ट्स को देख करके हम काम करते हैं. हम साइंस में जो भी, जैसे सपोज कर लो जहां केमिकल लैब होता है, वहां केमिकल लैब में अब कोई कहे कि पानी में ये डाल दो तो ये हो जाएगा, तो ये डाल दोगे तो ये हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे क्या करना? नहीं, ऐसा नहीं. पहले हम उसको कहीं प्रैक्टिकल करके देख लें, अगर वो रिजल्ट आता है तो ठीक है. यहाँ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में यहाँ हमको अपने पर्सनल लाइक्स या पर्सनल डिसलाइक्स को ध्यान नहीं देना है. यानी यहाँ किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं वैसे नहीं कर सकता हूं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, इस तरह की एक्टिविटी, इससे काम नहीं होने वाला है. कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, आपका पर्सनल लाइफ क्या है, ये मैटर नहीं करता है. यानी यहां पे क्या होगा? जो साइंटिफिक अप्रोच होता है, जो साइंटिफिक रिजल्ट होता है,
उस साइंटिफिक रिजल्ट पे आकर के काम करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। जो रिजल्ट आएगा वो हमको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे मेरे लाइक या पर्सनल लाइक या डिसलाइक का कोई मीनिंग नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन वही बात है, क्योंकि मैनेजमेंट में यहाँ पे जो बात होगी, हम जो भी डिसीजंस लेते हैं, जो भी हम कॉन्सेप्ट पे काम करने जाते हैं, जो हमारा थीम है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा गोल है, टू अचीव ऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी do a lot of experiment according to the concept and principles of management, and after doing the experiments, if we are find out the result, find out the goals, then we can always reply this type of concept and principles, means experimentation। यानी हम यहाँ मैनेजमेंट में उन चीजों को ही अप्लाई कर पाते हैं जब हम उनको एक्सपेरिमेंट के आधार पे, एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो रिजल्ट हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है वेरिफिएबल प्रिंसिपल्स, यानी एक्सपेरिमेंट में जब हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं और उन सारे एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट क्या होता है, सिंगल रिजल्ट, एक ही रिजल्ट आता है। कैसे भी घूम फिर के काम करते हो, एक ही रिजल्ट। जैसे हमने भूल भुलैया देखा, और भूल भुलैया में क्या होता है, कई सारे दरवाजे हैं, एक दरवाजे से घूमते आते हैं तो उसी जगह पहुंचते, दूसरे दरवाजे से आते हैं एक ही जगह आते हैं, तीसरे दरवाजे से आते हैं एक ही। यानी हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन सारे एक्सपेरिमेंट्स का एक सिंगल रिजल्ट निकल के आता है। कैसे भी करते हैं वही रिजल्ट, सेम रिजल्ट अगेन अगेन अगेन। इट मीन्स हमको लगता है, यानी अगर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट, इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर रिजल्ट सेम आता है, रिजल्ट यही आता है, तो यहाँ हमको 100% एश्योर हो जाना चाहिए कि अगर मैं ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूं तो ये कॉन्सेप्ट से मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊंगा, निश्चित रूप से इसका रिजल्ट ये आएगा। और यही साइंस का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि साइंस के थ्योरी पे आप काम करते हो, आप साइंस के कॉन्सेप्ट पे काम करते हो, तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट ओरिएंटेड रिजल्ट कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी के बेस पे या प्रिंसिपल के बेस पे हम अप्लाई करते हैं मैनेजमेंट के रूल्स को, निश्चित रूप से वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात करें, पूरे विश्व लेवल की बात करें, पूरे वर्ल्ड के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन निश्चित रूप से किस टाइप के चीजों करते हैं, तो ये जो साइंटिफिक तरीके से अप्रूव्ड, एक्सपेरिमेंटल तरीके से अप्रूव्ड अप्रोच होते हैं, उन्हीं अप्रोचेज को, उन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है। दैट्स व्हाई वी कैन से मैनेजमेंट इज नोन एज साइंस। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द मैनेजमेंट इज एन आर्ट। यानी यहां ये कहा गया है कि मैनेजमेंट साइंस तो है ही, बट साइंस के अलावा मैनेजमेंट अपने आप में एक आर्ट भी है। और आर्ट क्या होता है, आर्ट डिजाइन, रिप्रेजेंटेशन। आर्ट का सेंस यहाँ पे हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू एक्सपोज, हाउ टू एग्जीक्यूट द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आर्ट्स का काम क्या है, जो भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो भी साइंटिफिक थ्योरीज होते हैं, उन साइंटिफिक थ्योरीज को और कॉन्सेप्ट को एवरीबॉडी, हर इंसान, हर वर्कर उस कॉन्सेप्ट और थ्योरी के पढ़ करके काम नहीं कर पाता है। लेकिन कोई तो एक मैनेजमेंट होगा, कोई तो एक टॉप लेवल का पर्सन होगा जो उस थ्योरी को, उस कॉन्सेप्ट को जानता है। और इसीलिए जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो अपने नीचे के सबऑर्डिनेट्स को और सबसे लो लेवल का जो हमारे वर्कर्स होंगे, उनको, वर्कर्स को नहीं पता है, लेकिन ये जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होते हैं, मिडिल लेवल का मैनेजमेंट होते हैं, उन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट और थ्योरीज को पढ़ा हुआ है, मैनेजमेंट के थ्योरीज को एक्सपेरिमेंटेशन के आधार पे जाना हुआ है, वो लोग क्या करते हैं, उन थ्योरी और कॉन्सेप्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए और सिंपल तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकें। दैट इज द आर्ट, हाउ टू अप्लाई आवर साइंटिफिक अप्रोचेज, how to apply our conceptual approach to justify and get the actual result of our organization, to achieve the organizational
goal, how to apply our scientific approaches is known as art. अब मैनेजमेंट को आर्ट के रूप में हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, अपने कॉन्सेप्ट को, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है, यानी काम पे एक्चुअल में उसको अप्लाई कैसे करना है। और इसके अंदर हम क्या देखते हैं, तो दिया है डेफिनेशन, मैनेजमेंट नोन एज आर्ट, मैनेजमेंट रेफर्स द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एप्लीकेशन रेफर द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी अपने एंड पर्सनल स्किल्स टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट। इसमें क्या होता है, जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है उसको भी लगाना है, प्लस आर्ट क्या है कि हर मैनेजर का, हर व्यक्ति का अपना काम करने का एक आइडियाज होता है, तो उन आइडियाज को, अपने पर्सनल नॉलेज को, अपने पर्सनल आइडियाज को इस तरह से अप्लाई करना है जिससे कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर सकें। रेफर टू द मैनेजमेंट इज known as art because it refer the application of knowledge and application of knowledge मतलब अपने नॉलेज को क्या करना, अप्लाई करना, यानी हमारे जो मैनेजर्स क्या होते हैं, अपने नॉलेज को, वो नॉलेज को कहाँ से लेते हैं, जो साइंटिफिक अप्रोच होते हैं वहां से, तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड पर्सनल स्किल्स, और साथ में उस मैनेजर की जो अपनी स्किल होती है एंड पर्सनल स्किल टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट, यानी कि अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, अपने ऑर्गेनाइजेशनल डिजायर को अचीव करने के लिए मैनेजर क्या करता है, अपने खुद के पर्सनल स्किल को और साथ में जो उसके साइंटिफिक नॉलेज है उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके और उसको अप्लाई करता है। और इसीलिए कहते हैं कि जब हम अप्लाई करते हैं इन अप्रोचेस को, इन साइंटिफिक सिस्टम्स को, तो उन एप्लीकेशंस को हम कह सकते हैं दीज आर द दैट इज नोन एज आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, या कह सकते हैं मैनेजमेंट इज नोन एज आर्ट। अब इसमें हम क्या देखते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, तो इसमें पहला कह रहा है बॉडी ऑफ नॉलेज। बॉडी ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज का पूरा एक सिस्टम होता है, बॉडी होता है, जिसमें कहने का मतलब यह है कोई एक ऐसा पर्सन जो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से, प्रिंसिपल्स को अच्छे तरीके से जानता हो, वही इस आर्ट को अप्लाई भी कर सकता है। और इसीलिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, या इवन बहुत सारे क्या, मोस्टली 100% ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, जो एक बेहतर लेवल पर काम करना चाहते हैं, वो एक स्किल और नॉलेज बेस्ड मैनेजर को अपने वहां अपॉइंट करते हैं जिनको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होता है। तो यानी बॉडी ऑफ नॉलेज, नॉलेज का पूरी व्यवस्था उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए। दूसरा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, साथ में ये जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इनके साथ साथ उस व्यक्ति के अंदर अपनी खुद की भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, अपनी पर्सनल नॉलेज को भी अप्लाई करने का स्किल होना चाहिए। अगर उस व्यक्ति के अंदर खुद की अपनी एक आइडियोलॉजी नहीं होगी, खुद के अंदर उसके माइंड में कुछ एक प्लानिंग नहीं होगा, तो भी वो प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं करा पाएगा। यानी जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए आपको भी नॉलेज बेस्ड होना चाहिए, और उसको किस प्रकार से सिंपल तरीके से अप्लाई कराया जा सके, यह आपकी पर्सनल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, क्या है यहाँ पे, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यानी क्या होता है, अगर हमें अपने टारगेट्स को अचीव करना होता है, तो हमारे पास यहाँ जो मैनेजमेंट का स्किल है, मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन अगर बंदे के पास, उस मैनेजर के पास क्या नहीं होगा, खुद की प्रैक्टिस नहीं होगी, यानी एकदम से कोई पर्सन परफेक्शन के साथ काम नहीं कर पाता है। जैसे आप अभी सपोज कर लो MBA कर लिए, आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, अभी आप इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिए, फिर आपसे को कहीं डायरेक्ट काम पे लगा दिया जाए, फर्स्ट डे आप जब काम पे जाते हो तो आपको उस काम के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है, आप बहुत बार जो है हेजिटेट करते हो, उस काम की स्टार्टिंग कैसे करें, फिर आप रेगुलर बेस पे उस पर काम करते जाते हो, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने में फिर क्या होता है, धीरे धीरे आप उस इन्वायरमेंट से, उस वर्क से आप अवेयर हो जाते हो,
और फिर आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हो कि मुझे यहाँ पे क्या बेहतर करने का चांसेस दिख रहा है। फिर आप अपने आइडियाज, अपने विजन्स को अप्लाई करना शुरू करते हो। यानी डिपेंड करता है, जितना प्रैक्टिस आपके पास होते जाएगा, जैसे स्किल्स आप अनुभव बढ़ते जाएगा, आपकी स्किल बढ़ती जाएगी। आप इसीलिए कहा जाता है कई बार जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड पर्संस को मैनेजर या मैनेजरियल लेवल पे रिक्रूट करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं। क्योंकि उनके पास कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का एक्सपीरियंस होता है, उसको अप्लाई करने का एक्सपीरियंस होता है। क्रिएटिविटी मैनेजमेंट आर्ट है, और आर्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैनेजर के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी साइंटिफिक प्रिंसिपल को अगर हमारे अंदर क्रिएटिविटी ना हो, अगर कुछ एक सिचुएशनल तरीके से हम जैसी परिस्थितियां हैं, जैसे कंडीशंस हैं, अगर अपने अंदर कोई एक आइडियोलॉजी न बने, क्रिएटिविटी न बने, कुछ अलग करने का थीम न बने, तो भी हम सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। यानी यहाँ पे क्रिएटिविटी का होना जरूरी है। हम किस प्रकार से अपने दिमाग में डिफरेंट टाइप के उस कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आइडियाज को हम अपने अंदर क्रिएट कर पाते हैं। अगर ये क्रिएटिविटी नहीं होगी तो हम अपने बहुत सारे वर्कर्स और एम्प्लॉइज के बीच में हम उस मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको सही तरीके से अप्लाई नहीं करा पाएंगे। नाउ वी आर गोइंग फॉर मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। मैनेजमेंट को अब हम क्या मानते हैं? प्रोफेशन मानते हैं। और प्रोफेशन क्यों है? मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों माना गया है? तो इसका डिफिनेशन लिखा गया है, प्रोफेशन रेफर्स टू स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मेरे वर्ड्स की मीनिंग निकालने की कोशिश करिए। इतनी ब्रीथिंग गैप मैं आपको देता हूं कि मैनेजमेंट इज नोन एज प्रोफेशन बिकॉज प्रोफेशन रेफर्स टू स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी यह विशेष तरीके का, विशेष एजुकेशन लेकर, विशेष नॉलेज का एक पूरा बॉडी होता है प्रोफेशन। एंड ट्रेनिंग एंड एंट्री इज रेगुलेटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। यानी प्रोफेशन क्यों कहा गया है? प्रोफेशनल किसे कहते हैं? जब हम किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में स्पेसिफिक डिग्री या नॉलेज के बाद किसी एक रेगुलेटेड अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव्ड होने के बाद, एक अच्छी डिग्री या एक सर्टिफिकेशन होने के बाद मुझे कोई काम करने के लिए लाइसेंसिंग की जाती है, तो यहाँ कहा जाता है प्रोफेशनल। जैसे बीटेक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ड्राफ्टमैन, ये सारे लोग जो है, एडवोकेट, ये सब क्या होते हैं? ये सब प्रोफेशनल होते हैं। क्यों प्रोफेशनल है? तो यहाँ पे दिया हुआ है रेगुलेटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। यानी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी मतलब कोई एक ऐसी संस्था होगी जो संस्था इस प्रकार की डिग्री प्रोवाइड करती है किसी पर्सन को जो उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में उसने स्टडी किया है, लर्निंग किया है, तमाम सारे एक्सपेरिमेंट और इंटर्नशिप के बाद उस व्यक्ति को एक प्रोफेशनल पर्सन के रूप में वह सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है। किसके द्वारा? एक रेगुलेटेड बॉडी के द्वारा, जो वो डिग्री प्रोवाइड करेगी। जैसे एग्जांपल, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल पर्सन है, लेकिन उसको यह डिग्री कहां से मिली? तो उसने यह डिग्री कहां से ली? ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ओके। एडवोकेट है तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे मतलब बार काउंसिल ऑफ देवरिया। तो इस तरीके से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई एक रेगुलेटेड बॉडी होती है जहां से हम सर्टिफिकेट लेते हैं। ठीक है। वैसे ही हम MBBS की डिग्री लेते हैं, हम एम्स से करते हैं, हम तमाम ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं जो हमको वो MBBS की डिग्री देती हैं। इसी तरह से हम जब मैनेजर का काम करने जाते हैं, जब हम मैनेजर वर्क करना चाहते हैं या करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसके लिए आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में इस मैनेजमेंट का इसको बहुत तेजी से ग्रो कर गया है। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि वो अपने मिनिमम
जो रिसोर्सेस हैं उससे मैक्सिमम आउटपुट कैसे लिया जाए, इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं सारे ऑर्गेनाइजेशन। लो कॉस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट, लो कॉस्ट मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, इस कॉन्सेप्ट पे काम चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास मैनेजरियल स्किल हो, और मैनेजरियल स्किल की डिमांड बढ़ने के कारण अब क्या हो गया, सारे इंस्टीट्यूशंस में और बड़े बड़े सेक्टर्स में क्या हो गया, प्रोफेशनल बॉडीज की डिमांड बढ़ गई है। यानी अभी क्या है, आपको एमबीए की जरूरत होती है। आप अगर कहीं मैनेजर लेवल पे काम करने जाते हो तो इस समय आपको पता है कि मार्केट में एमबीए की डिग्री की बहुत ज्यादा डिमांड है। यानी एमबीए मीन्स मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हाउ टू एडमिनिस्ट्रेट, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू मैनेज द all activities of any business organization. That's why now without a professional person we cannot go to achieve the target of any organization. That's why they need a professional person. And what are the symptoms, what are requirement into management as profession? Ethical code of conduct. यहाँ पे जो प्रोफेशनल पर्सन होता है वो एक स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, उसको एक एक सीमा के अंदर उसको काम करना होता है। उसको काम करने का एक बाउंड्री वॉल बनाया गया है कि आप इस लेवल से अधिक काम नहीं कर सकते हो, यह आपका राइट्स है, इस राइट्स के अंदर आप काम करते हो, उस कोड से आप बाहर जाके काम नहीं कर सकते हो। उन बाउंड्रीज में, उन बैरियर्स में वो होता है। सोशल रिकॉग्निशन, वही प्रोफेशनल पर्सन माना जाएगा जिसको सोसाइटी के द्वारा एक प्रकार से सहमति मिली हो, जो सोसाइटी भी उस डिग्री को, उस प्रोफेशनल पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है, यानी उसको हम बोलेंगे सोशल रिकॉग्निशन। नेक्स्ट दिया है प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल पर्सन किसे कहते हैं, जो अपने उस स्पेसिफिक मैनेजरियल एक्टिविटीज के लिए प्रोफेशनल फीस चार्ज करता है। Okay, and now the last point is specialized knowledge. Or specialized knowledge, you know it very well that without a professional knowledge, without a specialized knowledge, we cannot continue managerial work to achieve any organizational goal. Now the topic was completed and the actual point was nature of management. We have closed. अभी हम क्या कर चुके हैं, ये चैप्टर, ये टॉपिक हम अभी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस पे हमसे डिस्कस कर सकते हो। आप हमसे अपने लिंक पे डिस्कस करो, क्वेश्चन दो, मैं उसको आपको ट्राई टू सॉल्व, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूं। ओके, थैंक यू।